सोचिए एक पल के लिए कि जीवन का कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, लाइक करियर बदलना है या किसी रिश्ते से बाहर आना है या शायद कोई नया शहर चुनना है। हाँ, ये ऐसे फैसले होते हैं जो मतलब रातों की नींद उड़ा देते हैं। राइट। आमतौर पर ऐसे समय में होता क्या है, दिमाग में ना एक गहरा कोहरा छा जाता है, एक अजीब सी उलझन होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो एक डर होता है ना कि लाइक क्या होगा अगर मैं गलत साबित हुई। बिल्कुल। और हम अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होगा तो घबराहट और उलझन का आना तो तय है। हाँ, जैसे कि ये कोई पैकेज डील हो जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या हो अगर ये उलझन हमारी नियति ना हो? आज के इस डीप डाइव में हम इसी कोहरे को हटाने की बात करेंगे। आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे एक उलझा हुआ और भटका हुआ जीवन एक बिल्कुल केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण यात्रा में बदल सकता है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला विषय है। और इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, यानी स्टीवन सेसारी का नजरिया और उनकी किताब क्लैरिटी के सारांश। राइट, क्लैरिटी। हाँ, उनका विश्लेषण करना सबसे सही कदम है। अगर हम सेसारी के बैकग्राउंड को देखें तो ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ एक शांत कमरे में बैठकर दार्शनिक बातें कर रहे हैं। मतलब उन्होंने असल दुनिया के धक्के खाए। एकदम सही। उन्होंने असल दुनिया के तूफानों का सामना किया है। मतलब 17 अलग अलग कंपनियां शुरू की, 8 अलग अलग बिजनेस किए, और पता है इंक मैगजीन ने इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट भी किया था। ओह वाओ, 17 कंपनियां, ये तो मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है। हाँ, और इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि इतनी भारी सफलता, इतने उतार चढ़ाव और बड़ी गलतियों के बाद भी सेसारी का सबसे बड़ा सबक ये था कि सफलता का अंतिम रहस्य किसी खास स्किल या टैलेंट या डिग्री में नहीं है। तो फिर किस में है? ये रहस्य सिर्फ क्लैरिटी यानी स्पष्टता में छपा है। ओके, तो चलिए इसे पूरी तरह से अनपैक करते हैं। क्लैरिटी कैसे हासिल की जाए, उन तरीकों पर जाने से पहले मुझे लगता है हमें इस बीमारी को समझना होगा। मतलब इस क्लैरिटी की कमी असल में कितनी खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। हाँ, क्योंकि इन सारांशों का अध्ययन करते हुए एक बहुत ही गहरी और थोड़ी डराने वाली बात सामने आती है। लाइक एक कोट है, वी आर ऑल टर्मिनल, यानी हम सभी की मृत्यु तय है। हाँ, ये बहुत भारी बात है। राइट। ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अलार्म की तरह है जो हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा अलार्म है जिसे हम रोज स्नूज कर देते हैं। मतलब हम इंसान अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है। हाँ, जैसे हम कभी मरने ही नहीं वाले। सही बात है। लेकिन जब ये अकाट्य सत्य है कि समय सीमित है, तो उसे फोन की स्क्रीन पर घंटों रील्स देखने में या दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने में बर्बाद करना एक बहुत बड़ा अपराध है। सेसारी की किताब के सारांश में इस बात पर जोर दिया गया है कि क्लैरिटी का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तो फिर असल में क्या है? क्लैरिटी एक बहुत ही गहरी अवस्था है। ये जानना कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और उस क्या को हासिल करने के लिए हम किस हद तक मेहनत करने को तैयार हैं। मतलब सिर्फ चीजों को देखना नहीं, बल्कि ये समझना कि असल में क्या मायने रखता है। हाँ, और बाकी सारी फालतू चीजों को कैसे फिल्टर करके अपनी दुनिया से बाहर निकालना है। राइट। इस बात को विजुअलाइज करने के लिए ना मुझे स्रोत में दी गई वो रेगिस्तान के ऊंट वाली एनालॉजी बहुत सटीक लगती है। हाँ, वो बहुत बेहतरीन एनालॉजी है। लाइक कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की भयंकर गर्मी है, तेज धूप है और रेत के तूफान चल रहे हैं। अगर एक ऊंट को अपना साफ रास्ता पता हो तो वो बिना भटके अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बिल्कुल। जीवन का ये रेगिस्तान भी ना ऐसा ही है, जहां भटकाने वाली धूप और भ्रम बहुत ज्यादा है, लेकिन क्लैरिटी वहां एक नक्शे का काम करती है। पर यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ, बताइए। अगर दुनिया का हर इंसान जीवन में स्पष्टता चाहता ही है, तो फिर लोग इतने भटक क्यों जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अगर नक्शा सबको चाहिए, तो लोग उसे ढूंढने की बजाय उसी रेगिस्तान में गोल गोल क्यों घूमते रहते हैं? क्या इसका कारण ये है कि इंसान अपने सपनों से ज्यादा अपने डर को अहमियत देने लगता है? देखिए, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है।
असल में दुनिया में जितने भी महान लीडर्स या सफल लोग हुए हैं ना, उन्हें भी डर लगता था। डर मानव मस्तिष्क का एक स्वाभाविक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, जो हमें खतरों से बचाता है। एकदम सही। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपने उद्देश्यों से ज्यादा अपने इस डर को तवज्जो देने लगता है। लोग भटकते इसलिए हैं क्योंकि वे उस कोहरे को ही अपनी सुरक्षित दुनिया मान लेते हैं। अच्छा, मतलब वो कंफ्यूजन ही उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। हाँ, क्योंकि कोहरे के अंदर कुछ साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए वहाँ कोई बड़ा फैसला भी नहीं लेना पड़ता। और जब फैसला नहीं लेना पड़ता तो फेल होने का डर भी नहीं होता। वाओ, ये तो बहुत गहरी बात है। यानी लोग अनजाने में अपने सपनों को कुर्बान करके इस झूठी सुरक्षा को चुन लेते हैं। जब तक दिमाग पे डर हावी है तब तक क्लैरिटी आ ही नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि डर हमेशा चीजों को उनके असली आकार से बहुत बड़ा दिखाता है। तो अगर वो कोहरा इतना आरामदायक है और समय इतना सीमित है, तो इंसान उससे बाहर कैसे निकले? मतलब इस क्लैरिटी को असल में पाया कैसे जाए? तो इस पूरे विश्लेषण से ये साफ होता है कि इसकी शुरुआत अपनी नौकरी बदलने या बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं होती। इसकी शुरुआत भीतर से होती है। ओके, भीतर से। हाँ, और इसका सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है आत्मज्ञान, यानी खुद को गहराई से समझना, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि आज के दौर में इंसान इंटरनेट पर इतना उलझा रहता है कि वो खुद की ही आवाज नहीं सुन पाता। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए स्रोत में 5 बहुत ही बुनियादी लेकिन तीखे सवाल सुझाए गए हैं। वो 5 सवाल क्या है? पहला, मैं कौन हूँ? दूसरा, मुझे क्या करना पसंद है? ये तो आसान लगते हैं। सुनने में आसान है। तीसरा सवाल है, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? चौथा, मुझे जीवन से क्या चाहिए? और 5वां, मैं इस दुनिया में क्या योगदान दे सकता हूँ? वाह, जब कोई इन्हें डायरी में लिखने बैठता होगा तो पसीने छूट जाते होंगे। बिल्कुल छूटते हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान को अपनी नौकरी या अपने रिश्तों से जोड़ लेते हैं। जब कोई इंसान इन सवालों के असली जवाब खोजने लगता है, तब जाकर दिमाग का वो सालों पुराना कोहरा छंटना शुरू होता है। और एक बार जब ये आत्मज्ञान शुरू होता है तो मुझे लगता है आगे का रास्ता प्राथमिकताएं तय करने का है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इन सारांशों में जीवन की 5 मुख्य प्राथमिकताओं को कागज पर लिखने की बात कही गई है, लाइक परिवार, स्वास्थ्य, करियर, पैसों की आजादी और मन की शांति। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे क्लैरिटी फिल्टर कहते हैं। राइट, क्लैरिटी फिल्टर, ये क्या है? थोड़ा इसे समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये कोई वैचारिक बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल है। इसका सीधा सा नियम है कि दिन भर में जो भी काम सामने आए उसे 3 सवालों की कसौटी पर तौलना है। ओके। वो 3 सवाल: पहला, क्या ये काम मुझे मेरे तय किए गए उद्देश्य के करीब ला रहा है? दूसरा, क्या ये मेरी उन 5 प्राथमिकताओं में शामिल है? और तीसरा, क्या ये काम मुझे आंतरिक संतोष दे रहा है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तभी वो काम करना चाहिए। अगर जवाब ना है तो उसे तुरंत अपनी लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। अगर मैं इसके लिए अपनी एक एनालॉजी जोड़ूं, तो ये क्लैरिटी फिल्टर किसी एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब के बाहर खड़े एक बेहद सख्त बाउंसर की तरह है। हाँ, बाउंसर, बिल्कुल। ये बाउंसर केवल उन्हीं कार्यों या लोगों और आदतों को दिमाग के अंदर जाने देता है जो वास्तव में जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और जिनका नाम उस प्राथमिकताओं वाली लिस्ट में है। एकदम सही एनालॉजी है ये। लेकिन मुझे यहाँ ना एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। कैसी समस्या? ये बाउंसर वाला आइडिया सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं है। हाँ, थियरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। राइट, मतलब मान लीजिए किसी का बॉस शुक्रवार शाम को कोई फालतू काम दे दे, या कोई पुराना दोस्त किसी ऐसी पार्टी में बुलाए जहाँ जाने का बिल्कुल मन न हो, तो ये बाउंसर काम क्यों नहीं करता? क्या इंसान ना कहने के उस गिल्ट से इतना डरता है कि वो अपने ही फिल्टर को दरकिनार कर देता है? ये एक बहुत ही वास्तविक चुनौती है। मतलब हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, राइट? और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि दूसरों को खुश रखना अच्छी बात है। बिल्कुल, हम सबको गुड बॉय या गुड गर्ल बनना होता है। हाँ, तो वो ना कहने पर जो अपराध बोध या गिल्ट होता है, वो इसी कंडीशनिंग का नतीजा है। लेकिन क्लैरिटी का मनोविज्ञान
ये समझाता है कि जब हम दूसरों को खुश करने के लिए किसी ऐसे काम को हाँ कह रहे हैं जो हमारी प्राथमिकता नहीं है, तो हम असल में अपनी प्राथमिकताओं को ना कह रहे होते हैं। ओ वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। किसी को हाँ कहने का मतलब खुद को ना कहना है। बिल्कुल। और जब वो क्लैरिटी फिल्टर काम करता है तो वो ये नहीं कहता कि आपको रूखा या बदतमीज बनना है। तो फिर क्या करना है? वो सिर्फ एक पॉज देता है। जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो आपको अपना क्यों पता होता है, तब आप बॉस से या दोस्त से बहुत ही विनम्रता से कह सकते हैं, लाइक मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन इससे मेरे उस मुख्य प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा जो हमारी कंपनी की प्राथमिकता है। मतलब जब इंसान के पास ठोस कारण होता है तो गिल्ट अपने आप खत्म हो जाता है। एकदम सही। यानी बात सिर्फ प्राथमिकताओं तय करने की नहीं है, बल्कि उस कचरे या जंक को हटाने की भी है जो किसी तरह बाउंसर को चकमा देकर अंदर आ जाता है। हाँ, और रोजमर्रा की जिंदगी जैसे करियर, रिश्तों और आदतों में इस फिल्टर को लागू करना ही असली खेल है। दिमाग को साफ रखने के लिए सबसे पहले बाहरी और भीतरी जंक को हटाना बहुत जरूरी है। ये जंक मतलब किस तरह का जंक? ये जंक कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे फोन के लगातार बजते नोटिफिकेशंस हो सकते हैं, अलमारी में सालों से पड़े वो कपड़े जो अब फिट नहीं आते, टूटे हुए गैजेट्स, या फिर ऐसे नकारात्मक लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं और ऊर्जा चूस लेते हैं। हाँ, वो एनर्जी वैम्पायर्स जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल। मनोविज्ञान बताता है कि हमारे आसपास का ये बिखराव हमारे दिमाग पर एक अदृश्य बोझ डालता है, एक कॉग्निटिव लोड। इस जंग को हटाकर नई और सकारात्मक चीजों का अनुभव लेना यानी एक्सपोजर्स लेना जरूरी है। एक्सपोजर्स जैसे कि कोई ट्रिप्स वगैरह? हाँ, सुसैरी का मानना है कि कोई नई स्किल सीखना या अकेले किसी यात्रा पर निकल जाना, जैसे पहाड़ों में या किसी नए शहर की सोलो ट्रिप, ये इंसान के नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। अकेलेपन में इंसान को खुद की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। और मुझे लगता है जब करियर और रिश्तों की बात आती है तो ये जंक हटाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। करियर में क्लैरिटी का मतलब ये समझना है कि काम सिर्फ महीने के अंत में मिलने वाले चेक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राइट, सिर्फ बिल भरने के लिए नहीं। सही काम वो है जो इंसान के मूल स्वभाव से मेल खाए, जिसमें उसका जुनून हो और जो इस दुनिया की किसी असली समस्या का समाधान करे। इसी तरह रिश्तों में भी क्लैरिटी के 2 बड़े नियम बताए गए। वो 2 नियम क्या है? पहला है साफ संवाद, यानी किसी भी चर्चा को शुरू करने से पहले खुद अपने दिमाग में यह स्पष्ट होना कि इस बातचीत से आखिर हासिल क्या करना है। और दूसरा नियम है सच्चा सम्मान। सच्चा सम्मान मतलब? यानी सामने वाले व्यक्ति को बिना जज किए उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वो है, क्योंकि हम कभी नहीं जान सकते कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। बहुत खूब। यहाँ मुझे इस विश्लेषण में दिए गए जोधपुर के राहुल का वो सटीक उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, राहुल की कहानी बहुत रिलेटेबल है। बिल्कुल। ये लाइक एक 22 साल के इंजीनियरिंग छात्र की कहानी है जो आज की पीढ़ी का आईना लगती है। राहुल की जिंदगी पूरी तरह से रील्स देखने, लेट नाइट गेमिंग और जंक फूड में फंसी हुई थी। हाँ, दिमाग पूरी तरह से डिजिटल कचरे से भरा था। राइट। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपनी जिंदगी में वो पॉज लिया जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। जब उसके दोस्तों ने गोवा जाने का या लगातार पार्टी करने का प्लान बनाया तो उसने पहली बार हिम्मत करके ना कहा। और वो बहुत मुश्किल रहा होगा उसके लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसने उस समय का उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए किया और वहां से उसकी जिंदगी का पूरा ग्राफ ही बदल गया। एकदम सही। लेकिन मेरा एक पुशबैक यहाँ ये है कि राहुल की कहानी सुनकर ना ऐसा लग सकता है कि क्लैरिटी का मतलब बस एक सन्यासी बन जाना है, जहाँ आप हर मजेदार चीज को ना कह रहे हैं और सिर्फ कठोर फैसले ले रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट। क्या ये इतना ही नीरस है या इसके पीछे अपनी जीनियस या अंदर की छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का कोई गहरा पहलू भी है? आपका ये संशय बहुत वाजिब है। अक्सर लोग क्लैरिटी को एक सख्त अनुशासन या सजा मान लेते हैं, लेकिन ना कहना तो सिर्फ उस जमीन को साफ करने का तरीका है जहां आपको अपनी इमारत बनानी है। जमीन साफ करना। हाँ, असली लक्ष्य तो उस जीनियस को बाहर लाना है जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। इस सूरजारी एक बहुत ही शानदार बात कहते हैं कि जीतने की इच्छा तो इस दुनिया में सबके पास होती है। राइट। हर कोई सफल होना चाहता है, बिल्कुल, लेकिन तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जब कोई फालन चीजों को ना कहता है
तो वो दरअसल नीरस नहीं हो रहा है, बल्कि वो अपना सबसे कीमती समय अपनी तैयारी को दे रहा है। वाह, मतलब वो उस कोहरे को हटाकर अपनी असल प्रतिभा को निखार रहा है। एकदम सही। तो राहुल की तरह बस एक दिन ना कह देना ही काफी नहीं है, राइट? क्लैरिटी। कोई ऐसी मंजिल तो नहीं है कि एक बार वहां पहुंच गए तो जिंदगी भर आराम करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शरीर को साफ रखने या नहाने की तरह एक दैनिक अभ्यास है जिसे रोज करना पड़ता है। बिल्कुल। और इस अभ्यास को रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस तरीके मौजूद हैं, और इसकी शुरुआत ना सुबह से होती है। सुबह की आदतों से? हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन की स्क्रीन देखना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इससे दिन की शुरुआत दूसरों के एजेंडे से होती है। उफ, ये तो लाइक हम सब करते हैं, सुबह आंख खुलते ही नोटिफिकेशन चेक करना। हाँ, और यही रुकना है। इसके बजाय एक डे एंकर तय करने की सलाह दी जाती है। डे एंकर, ये क्या होता है? यह दिन का वो सबसे जरूरी काम या उद्देश्य होता है जो पूरे दिन को एक दिशा देता है। इसके साथ ही रोज सुबह सिर्फ 3 इरादे तय करने चाहिए, मतलब 3 ऐसे काम जो आज हर हाल में पूरे करने हैं। और यहीं पर शायद वो पार आवर का कॉन्सेप्ट काम आता है जिसके बारे में स्रोत में बताया गया है। एकदम सही। पावर आवर का मतलब है हर दिन का 1 घंटा पूरी तरह से बिना किसी भटकाव के, बिना किसी फोन नोटिफिकेशन के अपने उस सबसे जरूरी काम को देना। मतलब एकदम फोकस्ड काम। हाँ, मनोविज्ञान में इसे डीप वर्क कहते हैं। जब इंसान बिना ध्यान भटकाए 1 घंटा काम करता है तो उसके दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी बेहतर होती है और वो काम की गहराई तक पहुंच पाता है। और रात के लिए भी कुछ नियम है क्या? हाँ, रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर पूरे दिन का रिव्यू करना कि आज क्या सही हुआ और कल क्या बेहतर किया जा सकता है। ये सब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तो बहुत ही शानदार है, लेकिन मुझे लगता है कि इस अभ्यास की असली परीक्षा तब होती है जब अचानक जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आ जाए। बिल्कुल सही कहा। मतलब मान लीजिए किसी का सालों का बिजनेस डूब रहा हो, या कोई बहुत करीबी रिश्ता टूट रहा हो, या कोई गंभीर बीमारी आ जाए। ऐसे वक्त में तो डे एंकर या पावर आवर धरे के धरे रह जाते हैं, राइट? हाँ, ऐसे वक्त में पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है। जब सिसारी खुद ऐसे ही एक भयानक दौर से गुजर रहे थे, मतलब उनका बिजनेस बिखर रहा था और स्वास्थ्य खराब था, तब उन्होंने खुद को कैसे संभाला? ये बहुत ही अहम सवाल है। जब तूफान आता है ना, तो इंसान का दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। ऐसे ही मुश्किल समय के लिए सिसारी ने स्टॉप मॉडल का निर्माण किया था। स्टॉप मॉडल? इसके लेटर्स का क्या मतलब है? ये 4 कदमों की एक बहुत ही तार्किक रणनीति है। पहला है S यानी स्टैंड स्टिल। जब हालात बेकाबू लगने लगे तो घबराकर भागने या तुरंत कोई फैसला लेने के बजाय थोड़ा रुकें और खुद को स्थिर करें। ओके, S से रुकना। फिर T? दूसरा है T यानी थिंक क्लियरली। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पैनिक में हमारा दिमाग भावनाओं से भर जाता है। यहाँ कागज पेन लेकर सिर्फ तथ्यों यानी फैक्ट्स को लिखना है। मतलब फीलिंग्स को अलग रखना है। बिल्कुल। भावनाओं को हटाकर जब तथ्य सामने आते हैं तो समस्या का असली आकार समझ में आता है। फिर तीसरा है O यानी ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब बाहर की चीजों को देखना। अपने अंदर और बाहर दोनों गहराई से देखना। ये समझने की कोशिश करना कि आप जिन बातों से परेशान हैं, क्या वाकई वो इतनी बड़ी हैं, या ये सिर्फ भविष्य का डर है। और आखिरी लेटर P? और चौथा है P यानी प्रोसीड। जब तथ्य सामने आ जाए तो बिना घबराहट के बहुत ही छोटे-छोटे और सदैव कदम उठाकर आगे बढ़ें। वाओ, अगर मैं इसे फिर से एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये STOP मॉडल एक तेज रफ्तार ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। बिल्कुल, बेहतरीन एनालॉजी है। जब जिंदगी पटरी से उतरने वाली और दिमाग में अलार्म बज रहे हों, तब ये ब्रेक सब कुछ रोककर सही दिशा में सोचने का समय देता है। एकदम सही। लेकिन इस मॉडल के थिंक और ऑब्जर्व वाले हिस्से को देखकर ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारा डर बाहरी परिस्थितियों जैसे पैसे की कमी या लोगों के तानों से आता है। क्या इस पूरी रिसर्च का सार ये है कि ज्यादातर डर सिर्फ
हमारी अपनी सोच और कल्पना की उपज होते हैं जिन्हें तथ्यों की क्लैरिटी तुरंत शांत कर सकती है? 100%। विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग असल खतरे और काल्पनिक खतरे के बीच फर्क नहीं कर पाता। वाह, सच में? हाँ, कई बार जिस चीज से हम रातों की नींद खराब कर रहे होते हैं ना, वो असल में उतनी बड़ी होती ही नहीं है। हमारा अपना डर, हमारी वो क्या होगा अगर वाली सोच उसे एक विशाल राक्षस बना देती है। राइट, हम ओवरथिंक करते हैं। बिल्कुल। क्लैरिटी का मुख्य काम भी यही है कि वो उस काल्पनिक राक्षस के चेहरे से नकाब हटाती है और सच्चाई दिखाती है। जब इंसान भावनाओं को हटाकर सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देता है, तो वो डर जो एक पहाड़ जैसा लग रहा था, वो बस रास्ते में पड़ा एक छोटा सा पत्थर नजर आने लगता है। क्या बात है। और जब कोई व्यक्ति अपने इन अंदरूनी डरों को हराना सीख लेता है, अपनी दैनिक आदतों को सुधार लेता है और संकटों को संभालना सीख जाता है, तो उसके बाद क्या? उसके बाद एक नया सफर शुरू होता है। मतलब क्या यही मंजिल है? इन सारांशों के अंतिम हिस्से को देखकर तो ऐसा लगता है कि असली खेल इसके बाद शुरू होता है, स्वयं से आगे बढ़कर दूसरों के लिए कुछ करना। बिल्कुल, यहीं पर क्लैरिटी एक अलग ही ऊंचाई, एक आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाती है। जब इंसान पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है ना, तो वो पूरी जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। जिम्मेदारी लेना स्तर है, उसे इम्पैक्ट थिंकिंग या योगदान में स्पष्टता कहा गया है। इम्पैक्ट थिंकिंग, दूसरों पर प्रभाव डालना। बिल्कुल। अब तक जीवन सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करने, पैसा कमाने या सफल होने की जद्दोजहद था, लेकिन इस स्तर पर आकर जीवन लेने का नहीं बल्कि देने का माध्यम बन जाता है। वाओ, ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। हाँ, एक सच्चा लीडर, चाहे वो घर में एक माता पिता हो, ऑफिस में कोई बॉस हो या स्कूल में कोई शिक्षक, वही होता है जिसके शब्दों और कर्मों में पूर्ण समानता हो। जो खुद स्पष्ट है, केवल वही दूसरों के जीवन का कोहरा हटा सकता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और पूरा चक्र है, फुल सर्कल। इस पूरी यात्रा की शुरुआत तो अपने खुद के दिमाग का जंक और कचरा साफ करने से हुई थी, लेकिन इसका अंत इस दुनिया को रोशनी देने पे हो रहा है। एकदम सही। और शायद इसीलिए अंत में बात विरासत या लेगेसी कर आ जाती है। ये खुद से पूछना कि क्या मेरे इस दुनिया में होने से कोई सकारात्मक फर्क आ रहा है? क्या मेरे जाने के बाद मेरी सोच, मेरे विचार आने वाली पीढ़ियों के काम आएंगे? विरासत का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाना या बैंक में करोड़ों रुपए छोड़ जाना नहीं है। तो असली विरासत क्या है? विरासत का मतलब है विचारों और मूल्यों का वो प्रभाव जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। सिंस विसारी का अपना उदाहरण बहुत सटीक है। उन्होंने अपने 17 कंपनियों के अनुभवों, अपनी सफलताओं और सबसे जरूरी अपनी गलतियों को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। राइट, उन्होंने उसे शेयर किया। उन्होंने इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया। जब किसी इंसान को ये स्पष्ट हो जाता है कि उसके कर्मों से किसी और का जीवन बेहतर हो रहा है, तो उसका जीवन सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं रहता, वो समाज के लिए एक जीवंत संदेश बन जाता है। के पास दुनिया भर की दौलत और गाड़ियां हैं, बल्कि असली अमीर वो इंसान है जिसने खुद के अंदर के कोहरे को मिटा दिया है, जिसने अपने डर को जीत लिया है और जिसका जीवन किसी और के लिए एक प्रेरणा बन गया है। इसमें कोई शक नहीं है, पैसों की अमीरी बाजार के एक क्रैश के साथ रातों रात खत्म हो सकती है। हाँ, पैसा तो आता जाता रहता है। बिल्कुल, लेकिन जब इंसान खुद को गहराई से समझ लेता है, जब उसके पास विचारों की क्लैरिटी होती है और वो दूसरों के लिए एक मूल्यवान उदाहरण बन जाता है, तो वो अमीरी स्थायी होती है। वो स्पष्टता और वो शांति कोई भी आर्थिक मंदी या बुरी परिस्थिति उससे छीन नहीं सकती। बहुत गहरी बात है ये। तो चलिए आज की इस बेहद गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा को समेटते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि शुरुआत इस कड़वे लेकिन जरूरी सच को मानने से होती है कि हमारा समय सीमित है, हम टर्मिनल हैं। हाँ, वो स्नूज बटन वाली बात। राइट। उसके बाद खुद से आत्मज्ञान के वो 5 मुश्किल सवाल पूछना, रोजमर्रा की जिंदगी में उस सख्त क्लैरिटी फिल्टर वाले बाउंसर को खड़ा करना, फोन और मानसिक कचरे को हटाकर हर दिन पावर आवर का उपयोग करना और मुश्किल समय में वो स्टॉप मॉडल अपनाना। हाँ, स्टॉप मॉडल। और अंततः अपने जीवन को एक ऐसी विरासत में बदलना जो दूसरों के रास्तों को रोशन कर सके। और जैसा कि हमने बात की, ये सब एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये
एक निरंतर अभ्यास है। बिल्कुल। अब आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले इस पूरी रिसर्च पर आधारित एक ऐसा विचार जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर गया। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि वे जीवन की उलझनों के शिकार हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुने। हाँ, लोग अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है कि जो उलझन या कंफ्यूजन हमें घेरे रहता है वो हमारे साथ हुई कोई दुर्घटना नहीं है? तो फिर क्या है? बल्कि क्या ये खुद को अपनी असली क्षमता की जिम्मेदारी से बचाने का हमारा अपना ही बनाया हुआ एक बहुत ही सुरक्षित बहाना है? वाओ, ये तो बहुत ही गहरा थॉट है। क्योंकि सोचिए, अगर जीवन में पूरी क्लैरिटी आ गई, अगर रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगा, तो सारे बहाने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हाँ, फिर कोई छुपने की जगह नहीं बचेगी। राइट। और फिर हमें असल में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कोहरा हमें फैसले लेने और उनके परिणामों का सामना करने से बचाता है। ये सच में एक बहुत ही कड़वा मनोवैज्ञानिक सच है। उलझन में रहना दरअसल आसान है, क्योंकि उसमें आपको आगे बढ़ने का और फेल होने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। स्पष्टता बहुत बड़ा साहस मांगती है, और यही वो साहस है जो हमें जुटाना है। तो कल सुबह की शुरुआत फोन की स्क्रीन पर दूसरों की नकली जिंदगी देखकर मत होने दीजिए। अपनी सुबह की शुरुआत अपने खुद के डे एंकर को तय करने के साथ कीजिए। बिल्कुल, खुद को दिशा दीजिए। हाँ, जब दिमाग का वो कोहरा छटेगा, बहाने खत्म होंगे, तभी वो असली रास्ता नजर आएगा जिस पर आपको चलना है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए, सोचते रहिए और अपने जीवन की क्लैरिटी तलाशते रहिए।